अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन रही थी इंट्रोडक्शन की हद तक इस सब्जेक्ट से जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे बताया गया कि फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया है जो हम पढ़ेंगे, जिसके ये 6 चैप्टर्स, जिसमें से पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। बेसिकली इसमें बाकी किसी चैप्टर के साथ इंट्रोडक्शन लगा नहीं हुआ, लेकिन ये भी इंट्रोडक्शन ही है, ये भी इंट्रोडक्शन ही है और ये भी इंट्रोडक्शन ही है। एक, एक, दो, तीन और चार, ये चारों टॉपिक जो हैं हमने आगे चल के बीएफडी में पढ़ने हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेवल है सारे ये चारों हम चल के बीएफडी में एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ये दो जो चैप्टर्स हैं ये बस आपने इसी किताब, इसी सिलेबस में पढ़ने हैं। इसके बाद इन टॉपिक की एडवांस नॉलेज आपको नहीं दी जाएगी। ये फाइनल है यहाँ पे, लेकिन बाकी जो चार मैंने चैप्टर हाईलाइट किए ये चारों ही इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल से तारुफ क्या हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। कॉस्ट, आपने अकाउंटिंग पढ़ी, कल बलचेक ने एक सवाल भी किया था डिसीजन मेकिंग से रिलेवेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी। वो डिसीजन मेकिंग थी बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। हमने प्राइसिंग डिसीजन वहां पढ़े कि भाई प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी चाहिए। हमने वहां पे प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ी थी लिमिटिंग फैक्टर के साथ। हमने वहां पे मेक और बाय डिसीजन पढ़े थे। सो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग हमने जो टूल्स सीखे थे कैफ 3 में, वो सारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल। शॉर्ट टर्म को क्यों कहा जाता है कि जैसे ही वो फैसला हम करते हैं उसके रिजल्ट्स फौरन हमें शॉर्ट टर्म में ही हमें नतीजे उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने आज प्राइस सेट की, कल से सेल शुरू होगी। आज प्राइस सेट हुई, कल से सेल शुरू हुई, उस प्राइस की वजह से जो मुनाफा था ज्यादा या कम आना शुरू हो गया। आज आपने प्रोडक्शन प्लानिंग की, कल से प्रोडक्शन शुरू होगी उसके मुताबिक और परसों से सेल शुरू होगी। तो शॉर्ट टर्म में उस फैसले के नताइज, फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल ये भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कहलाती है, क्योंकि इस में हमने देखना है कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर एग्जांपल हमारे सामने सिचुएशन रखी जाएगी कि आपके सामने दो बिजनेसेस की ऑप्शन है। आप एक घी मिल लगा सकते हैं, एक टेक्सटाइल मिल लगा सकते हैं। तो आपको कौन सा बिजनेस आपके लिए बेहतर है। या हमें कहा जाता है आपके सामने एक सीमेंट बिजनेस की ऑप्शन आई है, बताइए आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस कंपैरिजन भी आ सकता है और एक बिजनेस की फिजिबिलिटी भी आ सकती है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट नया शुरू करना है कि नहीं करना। अब हम जो भी डिसीजन लेते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के ऊपर, चॉइस के ऊपर, उसके रिजल्ट्स आने हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आपने फैसला किया आज जी मैंने सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है, तो भाई सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए पहले जमीन खरीदोगे, फिर उससे बिल्डिंग बनेगी, फिर प्लांट आएगा, फिर प्लांट इंस्टॉल होगा, फिर उसका पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। 3-4 साल तो प्लांट को एक्टिव होते होते प्रोडक्शन में आते आते लग जाते हैं। तो फ्रूट्स तो उसके शायद 3-4 साल के बाद आने शुरू होते हैं। सो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी असेस करना। अच्छा, ये एक ब्रीफ सा रीकैप है जिससे आप लोग फेमिलियर हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये चीज आपको फर्क आपको समझा दिया गया है। हम ये तो आप पीएनएल में डील करते आए हैं। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की फिजिबिलिटी है एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स और एन इंप्रूवमेंट इन देयर अर्निंग कैपेसिटी। द मेन इशू इज दैट we have to take decision today to invest in a project, in an asset based analysis of future cash flows, cash inflows और outflows। कैपिटल प्रोजेक्ट की डिसीजन की बात हो रही है कि कैपिटल प्रोजेक्ट में जो डिसीजन लिया जाता है वो आज लिया जाता है, लेकिन वो डिसीजन लिया किस लिए जा रहा है, ताकि हम फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से कुछ कमा सकें। डिसीजन आज लेना है, लेकिन डिसीजन लेना है फ्यूचर के कैश फ्लोज को, फ्यूचर के रिटर्न्स को देख के। जैसे कि आपने अपने पीआरसी में एनपीवी और आईआर देखा था, वहां पे यही बात होती है ना कि भाई आज इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर में
कितनी हमें रिटर्न आएगी, तो बताइए प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। वहां पे हमने कुछ टूल पढ़े थे, तो यहां पे भी हमने उसी अंदाज में डिस्कशन करनी है डिफरेंट टूल्स की। हमारे स्कोप में जो टूल्स आते हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक बेसिक टूल और एक एडवांस टूल। एडवांस टूल को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं। बेसिक टूल में हमारे पास पेबैक पीरियड मेथड है, और एडवांस टूल में हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड है। एडवांस टेक्निक्स को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हर टेक्निक में कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है। यू शुड रिकॉल, एनपीवी में डिस्काउंटिंग करते थे, आईआरआर में भी हम डिस्काउंटिंग करते थे, और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी डिस्काउंटिंग के साथ ही हल किया जाता है। अच्छा, ये कैफ 6 के सिलेबस में टूल है भैया, पूरा सिलेबस नहीं है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़े हैं ना। तो इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिहाज से बेसिक टूल्स कैफ 6 में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो इंशाअल्लाह बीएफडी में जाएंगे वो पढ़ेंगे। इन टूल को भी आगे लेके चलेंगे, ये टूल भी फाइनल हद तक नहीं जाना, हमने इंट्रोडक्शन की हद तक पढ़े हैं। इन टूल्स को भी आगे लेके चलेंगे और नए टूल्स भी सीखेंगे इंशाअल्लाह बीएफडी में। बट फिलहाल ये 4 टूल्स हमारे ये सिलेबस में हैं, बेसिक कैटेगरी में 1 और एडवांस कैटेगरी में 3। हम इसी अंदाज में पहले बेसिक टूल को डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस टूल की तरफ जाएंगे, उन पे हम बात करेंगे। और अंदाज हमारा यही रहा करेगा, हर टॉपिक पे हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा करेंगे, फिर उसकी इलस्ट्रेशंस किया करेंगे, और फाइनली हर चैप्टर के एग्जामिनल क्वेश्चन करके उस चैप्टर को क्लोज करके आगे हमें चलना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले पेबैक पीरियड मेथड सिचुएशन ज़हन में ले आइए। हमारे सामने कैपिटल प्रोजेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन किसी एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के ऊपर भी हो सकती है, वो ऑप्शन 2 प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के रेफरेंस से, फिर साथ ही कंपैरिजन की बात भी ले आएंगे। पेबैक पीरियड कहता है कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना है, अप्रेज करना है, उसकी फिजिबिलिटी असेस करनी है। उसका तरीका है कि आप मेजर करो कि वो प्रोजेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में वापस करेगा। पेबैक, प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया, यकीनन कारोबार के लिए लगाया ना, प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाओगे, जिस बिजनेस में पैसा लगाओगे, वो बिजनेस अपनी कमाई से पैसा कितने अरसे में वापस करता है। जो बिजनेस ऑप्शन आपके सामने आए एवैल्यूएशन के लिए, आप उस बिजनेस ऑप्शन का पे बैक कैलकुलेट करो। पे बैक क्या है? टाइम पीरियड दैट अ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक, अपनी कमाई से। सारी बात है, प्रोजेक्ट ने कमाना है ना, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स में लगाई। फॉर एग्जाम्पल आपने सीमेंट की फैक्ट्री बना ली, तो भाई सीमेंट की फैक्ट्री बनाई है, तो अब उसने सीमेंट प्रोड्यूस करना है, सीमेंट बेचना है, और उससे कुछ कमाना है इन्वेस्टर के लिए। पेबैक पीरियड कहता है कि भाई आप देखो, जो इन्वेस्टमेंट लगी है उस सीमेंट की फैक्ट्री लगाने में, वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की कमाई से कितने अरसे में वापस जेब में आती है। दैट इज कॉल्ड द पेबैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो पेबैक पीरियड मेथड कहता है आपने जिस प्रोजेक्ट की भी फिजिबिलिटी असेस करनी है, उस प्रोजेक्ट का आप पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लो। हम हर टूल को 2 स्टेप में डिस्कस किया करेंगे। पहला स्टेप कैलकुलेशन है, दूसरा स्टेप डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली हम टूल सीख किस ले रहे हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। हम फैसला करने के लिए सीख रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, हमें प्रोजेक्ट में ए में इन्वेस्ट करना है या बी में इन्वेस्ट करना है। हम डिसीजन मेकिंग के लिए टूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हर टूल 2 स्टेप में सीखा जाएगा। पहले स्टेप में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, दूसरे स्टेप में डिसीजन लेना। तो हम यहां पे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, पेबैक पीरियड कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डिसीजन लेना नेक्स्ट स्टेप है। तो पहले हम पेबैक पीरियड कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक फॉर्मूला, अगर आपके प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट है सालाना वो इवन है, मतलब आपका प्रोजेक्ट आपको सालाना इक्वल रिटर्न दे रहा है, ठीक है जी, तो आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा पेबैक पीरियड इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल कैश बेनिफिट। ये कीवर्ड है, ये ख्याल रखना है, यहां पे एग्जामिनर कैच करता है आपको। पेबैक पीरियड मेथड कैश बेनिफिट का जिक्र करता है, कारोबार से कैश कितना कमाया। अब आप अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ के आए हो, काफी बल्कि ज्यादा पढ़ चुके हैं माशाल्लाह, आपको पता है कारोबार से रिटर्न कितनी आ रही है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक और मेजर प्रॉफिट्स भी होते हैं, बल्कि ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ रिटर्न इज प्रॉफिट।
कि अभी कारोबार से मुनाफा कितना आ रहा है, तो कारोबार से सालाना मुनाफा कितना आ रहा है वो नहीं लेना हमने। यहां पे पे बैक पीरियड कहता है सालाना कैश कितना आ रहा है वो देखो। प्रॉफिट और कैश का रिलेशनशिप आपने कैश फ्लो पढ़ा हुआ ना स्टैंडर्ड, वो तो बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है, हमने लंबी चौड़ी कहानी में नहीं जाना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए प्रॉफिट नहीं लेना, कैश लेना है। अगर क्वेश्चन में कैश अवेलेबल है तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल है तो एक एडजस्टमेंट छोटी सी हमें करनी पड़ती है, वो कैश फ्लो वाली एडजस्टमेंट जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 7 में पढ़ी है ना, वो नहीं यहाँ पे लगनी। IAS 7 ही चल रहा है ना आजकल, तो वो नहीं यहाँ पे आनी। तो एनीवेज हमने कहा जी अगर आपका प्रोजेक्ट सालाना इक्वल कैश बेनिफिट दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से पे बैक पीरियड उस प्रोजेक्ट का कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पैसे लगाए कितने और सालाना रिटर्न आती कितनी है, इसकी मदद से आप निकाल लो। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 में हम देखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख की है और सालाना कैश रिटर्न हमें 25,000 आ रही है तो हमारा पे बैक क्या बनता है, 4 साल। इट इज वेरी सिंपल, हमारा पे बैक इज 4 years। एक्टिविटी 2 में देखिए अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और हमारी सालाना रिटर्न 35,000 आ रही है तो हमारा पे बैक क्या बनता है, 2.85786 ईयर्स कर लें, ऐसा ही है जी 2.86 ईयर्स। तो जनाब हमारा पे बैक 4 years इस केस में 2.86 ईयर्स। अच्छा अब चूंकि हमें MCQs भी आ सकते हैं तो MCQs में हो सकता है हमारे पास ऑप्शन 2.8 ईयर्स हो ही ना, वहां पे 2 years एंड X मंथ को लिखा हो, तो हमें फिर फ्रैक्शंस को मंथ में कन्वर्ट करना होता है। फ्रैक्शंस को मंथ में कन्वर्ट करने का तरीका है सिंपली इस फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.86 इंटू 12 10.32, तो 10.32 को हम अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स पढ़ेंगे। तो हो सकता है हमारा आंसर अगर MCQ आता है आंसर 2.86 ईयर्स भी हो सकता है, आंसर 2 year 10 मंथ्स भी हो सकता है। तो जो भी आंसर होगा हम अकॉर्डिंगली उसको यहां से कैलकुलेट करके राइट आंसर को टिक कर सकते हैं। सो इवन कैश फ्लोज हों, इसमें मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कैश का वर्ड, हमें इक्वल कैश फ्लो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बाद सालाना बेनिफिट अगर बराबर है तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सालाना कैश बेनिफिट, कितनी सालाना कमाई होगी इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में, इस प्रोजेक्ट से सालाना कितना कैश कमाएंगे। 1 लाख कमाने में 4 साल लगेंगे, अगर हम 25,000 सालाना कमाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से, 1 लाख इन्वेस्ट किया सालाना 35,000 कमाते हैं तो 1 लाख वापस कमाने में 2.86 ईयर्स लगेंगे। दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 2.86 है, इस प्रोजेक्ट का पे बैक 4 ईयर्स है। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सिंपल केस था इवन एनुअल कैश फ्लो का, लेकिन थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर क्वेश्चन आए तो वो अनइवन कैश फ्लो पे आ सकता है, अनइवन कैश बेनिफिट्स पे आ सकता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें में कहा गया एक प्रोजेक्ट ए की कहानी है, रुपीज इन मिलियन में अगर इन्वेस्टमेंट करें 90 मिलियन की तो सालाना कैश बेनिफिट क्या आ रहा है। आप इस चीज से फेमिलियर होंगे इस प्रेजेंटेशन से कि जो इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो होता है उसको हम नेगेटिव में दिखाते हैं और जो इनफ्लो होता है वो बगैर ब्रैकेट के फिगर आती है। तो ये हमारी आउटफ्लो है, हमने इन्वेस्टमेंट की तो हमारी जेब से पैसा गया, और ये रिटर्न है, इनफ्लो है, हमारी जेब में पैसा वापस आ रहा है। और ये हमें ऑलरेडी कैश फ्लो की सूरत में फिगर बताई गई है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं, पास्ट पेपर में ना हमें पे बैक पीरियड के ऊपर शायद ही कोई एक आधा MCQ में मिलता हो, बड़ा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, अभी हमने शुरू किया, आज ही शायद बात इस पे खत्म भी हो जाए, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इस पे हमें लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नहीं याद कि कभी आया हुआ है, हम इस पे एक आधा MCQ एक्सपेक्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमें एडवांस टूल NPV IRR पे ही ज्यादा मिलते हैं। बट एनीवेज आसान टॉपिक का मतलब ये नहीं कि हमने उसको कवर नहीं करना, हमें 1-2 नंबर का MCQ आ सकता है, ये आपने दिन में रखना है। यहाँ पे मैं फिर आपकी तवज्जो दिला दूं रिवीजन एंड प्रैक्टिस का फर्क। अगर आप एक दफा ये क्लास में चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद सिर्फ पास्ट पेपर क्वेश्चन ही करते रहोगे ना, तो पे बैक पीरियड बेशक जितना मर्जी आसान टॉपिक है, अगले 3 महीने 4 महीने आपकी आंखों से नहीं गुजरना दोबारा, क्योंकि पास्ट पेपर में आपको पे बैक का सवाल नहीं मिलेगा। और आपको एग्जाम में 2 नंबर का MCQ आ गया आसान तरीन टॉपिक के ऊपर तो यू विल बी ब्लैंक देयर। इसीलिए मैं तवज्जो दिलाता हूं बार बार कि भाई रिवीजन को प्रैक्टिस से मिक्स नहीं करना। रिवीजन का मतलब हमेशा जहन में रखना, रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन का मतलब है नोट्स को गो थ्रू करना,
किताब को गो थ्रू करना, ताकि उसके सारे टॉपिक्स आपकी नजर से एक साथ गुजर जाएं। फिर 5 पेपर पे जाओ तो वहां पे जरा जो टॉपिक्स रेगुलरली टेस्ट होते हैं वो आपके सामने दोबारा आ जाते हैं, एडवांस लेवल पे टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ए की कहानी है जी। एक इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद रिटर्न है। ये बिजनेस चलना है 5 साल और 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू। ये कारोबार हमें जितने भी दिए जाते हैं नॉर्मली उनकी एक फिक्स लाइफ बताई जाती है। फिक्स लाइफ के बाद जब बिजनेस की लाइफ खत्म हो जाती है तो रेजिडुअल वैल्यू से मराद है कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी ये एसेट्स आपने स्क्रैप में बेच के वैल्यू रिकवर कर ली। ठीक है, तो ये कहानी हमें इस तरह बताई जाती है कैपिटल प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसकी कमाई से ये 5 साल आपने रिटर्न जनरेट की और 5 साल बाद जब 5 साल बिजनेस के पूरे हो गए तो बिजनेस की लाइफ खत्म होगी, एसेट्स की लाइफ खत्म होगी, आपने स्क्रैप में बेच के 4 मिलियन मजीद रिकवर कर लिए, मतलब अब आप जीरो हो गए हो, यहां पे अपना कारोबार बंद हो गया। ये हमारा कैश फ्लोज अनइवन का केस है। हमारे जो एनुअल बेनिफिट हैं वो इक्वल नहीं है, वो अनइवन है। इस केस में हमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का एक कॉलम वर्किंग बनानी पड़ती है। ठीक है जी, इस वर्किंग की कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी है। ये हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ इंटरवल्स हैं, लाइफ के एनुअल इंटरवल्स हैं। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली प्रोजेक्ट के शुरू में की जाएगी और हमारी अजम्पशन रहती है कि हम इन्वेस्टमेंट हमेशा आज करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा आज करते हैं, ये हमारी हमेशा अजम्पशन रहती है। और ईयर 1 जो लिखा जा रहा है, ईयर 1 का मतलब है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। ये बात जरा समझ लीजिएगा, ये हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये हमारी लैंग्वेज होती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा आज की जाती है, अनलेस कोई और बात लिख दे एग्जामिनर तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली अजम्पशन रहेगी, अजम्पशन हमेशा आज की जा रही है। और 1 का मतलब आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। ये कहानी क्या है कि आज हम 90 मिलियन से प्रोजेक्ट अगर शुरू करेंगे, 1 साल बाद हमें इस प्रोजेक्ट से कमाई 40 मिलियन आएगी, 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट से कमाई 30 मिलियन आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ हमने फोरकास्ट की है। मैंने आपको शुरू में भी थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रोजेक्ट का डिसीजन हमें लेने हैं आज, लेकिन इस डिसीजन में जो हम डाटा यूज कर रहे हैं वो कब का है? फ्यूचर का। और फ्यूचर का डाटा हमेशा एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, वो कभी एक्चुअल नहीं होता। ये सारा डाटा एस्टिमेटेड है। इवन ये भी एस्टिमेटेड है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर थोड़ी दी है, की तो नहीं है मैंने। ये तो मैं जब करूंगा हो सकता है 1 मिलियन ऊपर 2 मिलियन नीचे हो जाए, क्या फर्क पता लगता है। ये तो मेरा सारा अंदाजा है कि मैंने अंदाजा लगाया है कि अगर मैं 90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे सालाना रिटर्न ये आने की उम्मीद है 5 साल, और 5 साल बाद प्रोजेक्ट का खत्म होगा तो मैं एसेट स्क्रैप में 4 मिलियन का बेच पाऊंगा। ये सारे अंदाजे लगाए जाते हैं फिजिबिलिटी में। बिजनेस डिसीजंस सारे के सारे फ्यूचर के डिसीजन एस्टिमेटेड डाटा पे बेस होते हैं, क्योंकि फ्यूचर का एक्चुअल डाटा हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो जनाब ये हमारे कैश फ्लोज आ गए। अब ये इवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट पता है, फ्यूचर बेनिफिट्स इवन नहीं है। जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो हमें वर्किंग में एक कॉलम बनाना पड़ता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम कैसे बनता है? हम प्रोजेक्ट के सालाना वक्फे हमें दिए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर प्रोजेक्ट 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, एंड सो ऑन। हम हर इंटरवल पे नेट पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टर देखते हैं क्या है। जैसे प्रोजेक्ट शुरू किया, 90 मिलियन इन्वेस्ट हो गया, तो इन्वेस्टर की नेट पोजीशन क्या है इस वक्त? 90 नेगेटिव, 90 नेगेटिव। 1 साल प्रोजेक्ट चला लोगे तो प्रोजेक्ट कितने पैसे वापस कर देगा? 40। तो 90 में से 40 रिकवर हो गया, नेट पोजीशन क्या बच गई? 50 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 30 रिकवर हो गए, 50 में से 30 रिकवर हो गए, नेट पोजीशन स्टिल 20 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 20 मजीद रिकवर हो गया, नेट पोजीशन 0। इसका मतलब पेबैक कंप्लीट हो गया। पेबैक कब कंप्लीट हुआ? 1, 2, 3 साल की रिटर्न्स के बाद। तो हम यहां पे लिखेंगे हमारे प्रोजेक्ट का पेबैक है 3 इयर्स। प्रोजेक्ट पेबैक से मुराद क्या है? प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो फ्यूचर रिटर्न से कितने अरसे में वापस आई।
अगर कैश फ्लोज इक्वल हैं तो हम सिंपल इस फॉर्मूले से पेबैक कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश फ्लोज अनइक्वल हैं तो फिर हम इस टेबल की मदद से अपना पेबैक मेजर करते हैं। जैसे हमने यहां पे प्रोजेक्ट ए का पेबैक कैलकुलेट किया, 3 साल में हमारे सारे पैसे वापस हो गए, जो इन्वेस्टमेंट की थी सारी रिकवर होके जीरो पे चला गया। इन्वेस्टर की पोजीशन, जो पैसा उसकी जेब से गया था नवे नेगेटिव, वो जीरो हो गया। पेबैक पीरियड का एक ड्रॉबैक है कि पेबैक जब कंप्लीट हो जाए तो आगे क्या हुआ है इसको कंसिडर नहीं किया जाता। दिस इज इररेलेवेंट नाउ। पेबैक कंप्लीट कर लिया आपने 3 साल में, बस खत्म, आगे क्या है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता पेबैक पीरियड मेथड के कैलकुलेशन में। हम अभी सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट, क्योंकि पेबैक पीरियड मेथड कहता है आपने किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पेबैक पीरियड से मेजर करनी है तो पहले उस प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट करो, पेबैक कैलकुलेट करो फिर फैसला करना। तो हम अभी पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, फैसले करने की बात बाद में आएगी। जी कोई सवाल? पेबैक पीरियड, पेबैक वापस करना पैसा। अच्छा जी एक और एक्टिविटी है प्रोजेक्ट बी की, इसका भी पेबैक कैलकुलेट करना है उसी अंदाज में। इन्वेस्टमेंट आज अगर हम करें तो आफ्टर 1 ईयर क्या रिटर्न आएगी, आफ्टर 2 ईयर क्या रिटर्न आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसकी भी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की पोजीशन बनाते हैं। हमें सबसे पहले चीज देखनी होती है क्या हमें जो रिटर्न्स की मेजरमेंट है वो कैश फ्लो की सूरत में है। आंसर इज यस, हमें रिटर्न्स कैश फ्लो की सूरत में दी गई हैं। तो हम क्यूमुलेटिव पोजीशन बनाते हैं। प्रोजेक्ट शुरू किया, पोजीशन इज 20 नेगेटिव, 1 साल गुजरा, 20 में से 10 रिकवर हो गया, 10 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 10 में से 8 रिकवर हो गया, 2 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 2 में से 6 रिकवर हो गया, तो 4 पॉजिटिव हो गया ना। ये तो हो गया 4 पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा पेबैक 2 साल से कुछ ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, क्योंकि 3 साल जब पूरे हुए तब तो हम पॉजिटिव में चले गए हैं। पेबैक का मतलब 0 कब हो रहे हो, तो हमारा पेबैक 2 साल से कुछ ज्यादा, क्योंकि 2 साल में हमारा पेबैक पूरा नहीं हुआ, कुछ पैसे हमें 2 मिलियन हमें तीसरे साल में रिकवर होने हैं, लेकिन तीसरे साल में टोटल तो रिकवर हो रहे हैं 6 मिलियन। तो भाई इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ईयर बिफोर फुल रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर डिवाइडेड विद कैश फ्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। आप जैसे हमारे केस में कैश फ्लो बिफोर द फुल रिकवरी, ईयर बिफोर द फुल रिकवरी क्या है 2, प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट कितनी है 2, और फुल कैश फ्लो फुल कितने हैं 6। तो जनाब यहां से आप निकाल सकते हैं 2.33 ईयर्स। और इसको जैसे हमने पहले कहा था 0.33 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। तो हम इसको 2.33 ईयर्स लिखें या 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन है। अब डिपेंड करेगा हमें एग्जामिनर क्या मांगता है। अगर उसने कहा पेबैक बताओ तो मेरे लिए ये जवाब भी काफी है, लेकिन उसने एमसीक्यू दिया तो एमसीक्यू में जवाब 2 ईयर 4 मंथ की ऑप्शन भी हो सकती है। सो मुझे दोनों से फेमिलियर होना चाहिए। सो पिछले एग्जाम्पल हमने देखी थी, हमारा 0 यहां पे इस कॉलम में आ गया था तो हमें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ी। अगर 0 यहां नहीं आता तो हमें ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ती है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है भाई। अगले साल कितने पैसे रिकवर करने हैं 2 मिलियन, अगले साल टोटल रिकवरी कितनी आनी है 6 मिलियन, तो 2 मिलियन 6 में से 2/6, सिंपल सा असूल है। ठीक है, 2 मिलियन आने में कितना टाइम लगेगा 2/6, 1/3 ईयर, 0.33 ईयर्स, 4 मंथ्स। ठीक है जी, 12 महीने में 6 मिलियन आता है तो 2 मिलियन कितने महीने में आएगा, 2 मिलियन 1/3 है 6 का, तो 1/3 टाइम लगेगा। इसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं हमारा पेबैक 2.33 ईयर्स। जी एनी क्वेश्चन? पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन, पेबैक पीरियड एक सिंपल टूल है जिसकी कैलकुलेशन हमने देख ली। इवन कैश फ्लोज के साथ भी 2 एक्टिविटीज देखी हमने, अनइवन कैश फ्लोज के साथ भी 2 एक्टिविटीज देखी, और ये काफी सिंपल केस हमारा है, हाउ टू मेजर पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट।
हमारे मेजर मार्क्स एग्जाम में ना जो आते हैं, हमें एग्जाम में अगर लॉन्ग सवाल आता है तो हमारे मेजर मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट के लाइफ के फ्यूचर के कैश फ्लोज एस्टिमेट करना। जब हमारे पास प्रोजेक्ट की लाइफ के ऊपर उसके कैश फ्लोज आ जाते हैं, उसके ऊपर पेबैक लगाना हो 2 नंबर, उसके बाद एनपीवी लगाना हो 3 नंबर, आईआरआर करना हो 4 नंबर। मतलब अगर 17 नंबर का सवाल है ना तो 17 में से डाटा को इस शेप में लाने के कोई 14, 15, 13, 14 नंबर बन जाते हैं। लेकिन डाटा को इस शेप में लाना ये जरा लंबा काम है, ये आगे चल के अपने सीख रहे हैं। फिलहाल हम बेसिक टूल का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, कि पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह हम आगे एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी सीखेंगे। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा ये कैश फ्लो कैसे बनाने हैं, क्योंकि इस पे हमारा मेजर टाइम लगना है। मेजर मार्क्स जो क्वेश्चन में इस पे होते हैं कि भाई ये कैश फ्लो को प्रोजेक्ट लाइफ पे, ये कैश फ्लो फ्यूचर के हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। मेजर टाइम हमारा इस चैप्टर की लर्निंग में वहां पे लगना है। लेकिन ये 2-2 नंबर की कैलकुलेशन हम पहले सीख लेंगे। जी एनी क्वेश्चन, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? अच्छा जी, डिसीजन रूल, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने पेबैक कैलकुलेट क्यों किया है किसी प्रोजेक्ट का, क्योंकि हम प्रोजेक्ट की ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन रूल हम हर टूल का 2 एंगल से डिस्कस किया करेंगे, एक फिजिबिलिटी के लिए, एक कंपैरिजन के लिए। फिजिबिलिटी से मुराद होता है प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट या रिजेक्ट पे फैसला करना। प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट या रिजेक्ट पे फैसला करना, ये फिजिबिलिटी है। और कंपैरिजन ऑब्वियस है कि भाई 2 प्रोजेक्ट में से बेहतर कौन सा है, सिलेक्टिंग बेटर ऑप्शन। पहले कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा सिंपल है। आपने प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना है तो पेबैक पीरियड मेथड कहता है जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट है, जो प्रोजेक्ट जल्दी पैसा वापस करता है वो बेहतर है, ठीक है जी। जैसे हमारे केस में हमने प्रोजेक्ट ए और बी 2 का पेबैक कैलकुलेट किया। प्रोजेक्ट बी का है 2.33, प्रोजेक्ट ए का था 3 ईयर, तो बेहतर कौन सा हुआ? पेबैक पीरियड मेथड के तहत 2.33। अच्छा, यहां पे एक चीज में रखना, पेबैक पीरियड मेथड ये डिस्कस करता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी थी, ये डिस्कस करता ही नहीं कि लाइफ कितनी है, ये डिस्कस करता नहीं कि पेबैक के बाद कितनी रिटर्न मजीद आनी थी। वो कहता जी पेबैक कैलकुलेट कर लो, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कितनी कमाई आई और कितनी गई, उसको भूल जाओ, अब सिर्फ पेबैक को देखकर फैसला करना है। जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट है वो बेहतर है। इसका प्रोजेक्ट पेबैक 3 साल, इसका 2.33 ईयर्स। तो जनाब कंपैरिजन में जिस प्रोजेक्ट का पेबैक कम है वो बेहतर है, 20 बेटर, क्योंकि यहां पे है 3 साल और यहां पे है 2.33 ईयर्स। 2.33 ईयर इज शॉर्ट, दिस प्रोजेक्ट इज बेटर, दिस प्रोजेक्ट इज बेटर। कंपैरिजन, पेबैक कैलकुलेट करना हमने सीखा, और पेबैक कैलकुलेट कर लें तो पेबैक के बाद एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करके बेहतर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, उस पर भी बात होगी हमारी। कोई सवाल किसी बच्चे के ज़हन में? फिजिबिलिटी के लिए पेबैक पीरियड हमें कहता है कि आपने जो प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट किया है इसको स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर कर लो। अगर आपके प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कम है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर प्रोजेक्ट का पेबैक आपका स्टैंडर्ड पेबैक से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। जैसे मैंने प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट किया कि प्रोजेक्ट बी बेहतर है। अब बेहतर का मतलब ये नहीं कि ये मुझे एक्सेप्टेबल है, ए और बी में से बेहतर जरूर है, बट डज नॉट मीन कि एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल के लिए मुझे ये वाला रूल देखना है। तो इस रूल के मुताबिक मुझे अपने स्टैंडर्ड को देखना है। अगर मेरा स्टैंडर्ड 3 इयर्स है, अगर मेरा स्टैंडर्ड 3 इयर्स है, मैं कंपेयर करूंगा प्रोजेक्ट का पेबैक 2.33, स्टैंडर्ड 3 ईयर, मेरा प्रोजेक्ट 2.33 इयर्स में पैसा वापस कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड पेबैक से मुराद क्या है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट कितनी देर में पैसा वापस करे तो मुझे कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड से मुराद मेरा टारगेट है, मेरा बेंचमार्क है, ठीक है।
मेरा बेंचमार्क है, मेरा स्टैंडर्ड है कि प्रोजेक्ट 3 साल में पैसा वापस करे, कर लो। तो मेरा प्रोजेक्ट तो 2.33 में कर रहा है, ये तो 3 साल से भी पहले कर रहा है, तो ये तो बेहतर हो गया ना, क्योंकि शॉर्टर पेबैक इज बेटर, जल्दी पैसा वापस आना बेहतर है। मेरा स्टैंडर्ड था 3 साल में वापस करे तो भी कर लो, प्रोजेक्ट्स बी जो है 2.33 में कर रहा है, तो ये तो यकीनन बेहतर है, मेरे स्टैंडर्ड के मुकाबले में बेहतर है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर यहां पे मेरा पेबैक 2 इयर्स होता, अगर मेरा स्टैंडर्ड पेबैक 2 इयर्स होता, तो फिर मेरा डिसीजन होता रिजेक्ट। जब भी मेरा स्टैंडर्ड है 2 साल में प्रोजेक्ट जो पैसा वापस करेगा वो करना है, तो प्रोजेक्ट भी अच्छा जरूर है, लेकिन 2.33 2 साल से ज्यादा टाइम लगा रहा है, अच्छा जरूर है बट मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, सो ये जनाब फिजिबिलिटी का रूल आ गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये स्टैंडर्ड पेबैक आता कहां से है, स्टैंडर्ड पेबैक कहां से आएगा? मतलब हमने प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट करना तो सीख लिया, हमने जिस प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट करना है उस प्रोजेक्ट के हम फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करेंगे। फ्यूचर कैश फ्लोज में हम देखेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, फ्यूचर कैश फ्लोज में हम देखेंगे उस प्रोजेक्ट से हमें सालाना बेनिफिट फ्यूचर में क्या आएगा। तो इन वैल्यूज को लेकर हमने पेबैक तो कैलकुलेट कर लिया, अब स्टैंडर्ड पेबैक कहां से आएगा जिससे हमने कंपेयर करना है प्रोजेक्ट पेबैक को। अच्छा जी, स्टैंडर्ड पेबैक इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। स्टैंडर्ड पेबैक इज सब्जेक्टिव वैल्यू, सब्जेक्टिव से मुराद होता है जजमेंट और एक्सपीरियंस बेस्ड। स्टैंडर्ड पेबैक हमारा सब्जेक्टिव होता है, मतलब वो जजमेंट या एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, उसकी कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। कैसे डेवलप होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया बिजनेसमैन हूं, मुझे कारोबार का बहुत ज्यादा कोई तजर्बा नहीं है, मैं अगर कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा हूं ना, तो मेरा मकसद यकीनन कारोबार से रिटर्न कमाना है, लेकिन चूंकि मैं एक ना तजर्बाकार कारोबारी हूं, तो मैं पहले कारोबार में सिर्फ कमाई नहीं करना चाहता, कुछ सीखना भी चाहता हूं। अगर कारोबार नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? बट यकीनन कारोबार पैसा डुबोने के लिए नहीं किया जा रहा, मैं पैसे लगाना चाहता हूं, डुबोना नहीं चाहता। तो जब एक नया कारोबारी है, वो शायद किसी ऐसे कारोबार में भी पैसा इन्वेस्ट करने पे तैयार हो जाए जिसका पेबैक 4 साल या 5 साल है। भाई पैसा वापस आ रहा है, डूब तो नहीं ना रहा, चलो कर लेते हैं, सीखेंगे तो सही, पैसा देर से आएगा बट सीखने का मौका तो मिलेगा ना कारोबार को। लेकिन एक नया एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है जो पिछले 10 साल से कारोबार करता आ रहा है, उसने तो 10 कारोबार कर चुके हैं, भुगता चुके हैं, उनकी कमाई फ्रूट्स खा चुका है, उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है। ओके भाई, मैं तो बड़े कारोबार कर लिए, मेरा तजर्बा बड़ा हो गया, मैं तो वहीं पैसा लगाऊंगा जहां पे 3 साल में वापस आएगा। अगर 3 साल में पैसा वापस आता ठीक है, नहीं तो दूसरा कारोबार देख लूंगा मैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है पैसा लगाने की। अब सब्जेक्टिव हो गया। बिजनेसमैन ए इनएक्सपीरियंस था, उसने अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है 4 साल, लेकिन बिजनेसमैन बी एक्सपीरियंस है, उसने बेतहाशा कारोबार किए हैं, उसके पास मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो तो कहता है 3 साल, जो 3 साल में पैसा वापस करेगा वही करेंगे। सब्जेक्टिव हो गया, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमें इन केस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हमें स्टैंडर्ड पेबैक गिवन होता है, हमें स्टैंडर्ड पेबैक कैलकुलेट करने को नहीं कहा जाता, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट पेबैक कैलकुलेट करने हैं, जिसकी कैलकुलेशन हम 2 अंदाज से सीख चुके हैं। एक इवन कैश फ्लोज हो, प्रोजेक्ट की कमाई सालाना बराबर है तो हम पेबैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्ट की कमाई सालाना अनइवन है तो पेबैक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और पेबैक कैलकुलेशन में ये केस भी हमने डिस्कस किया कि जब हमारा पेबैक 1 साल में पूरा नहीं हो रहा और अगले साल में हम सरप्लस में जा रहे हैं, तो फिर हम पेबैक पीरियड की एडजस्टेड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिसीजन रूल फिजिबिलिटी का, कंपैरिजन का देख लिया आपने जी। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल? जी बेटा।
स्टैंडर्ड पेबैक, पहली बात मैंने बेटा कहा कि ये कैलकुलेट किया ही नहीं जाता। एक जुमला मैंने बोला था, स्टैंडर्ड पेबैक कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये जजमेंट है, ये जजमेंट है जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। अब आपका सवाल है क्या स्टैंडर्ड पेबैक की डिटर्मिनेशन, हम कैलकुलेशन का वर्ड निकाल देते हैं, क्या स्टैंडर्ड पेबैक की डिटर्मिनेशन में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का साइज देखा जाएगा कि बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा प्रोजेक्ट है? तो मुझे लगता है यकीनन इन्वेस्टर्स को जरूर कंसिडर करता होगा। ठीक है, पहली बात स्टैंडर्ड पेबैक कैलकुलेट नहीं होगा, डिटर्मिन होगा जजमेंट एक्सपीरियंस बेस्ड, और इन्वेस्टर जजमेंट लगाते हुए कि मुझे स्टैंडर्ड पेबैक कितना रखना है, बहुत से फैक्टर्स ध्यान में रखेगा अपने तजर्बे की बेसिस पे, जिसमें अगर मैं कारोबारी हूं तो यकीनन मैं प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट का साइज भी देखना चाहूंगा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ध्यान में रखिए, लॉजिकल सी बात है, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, इट नेचुरली टेक्स मोर टाइम टू पे बैक, क्योंकि उसमें जैसे हमने कहा नई फैक्ट्री लगानी है, अब नई फैक्ट्री लगानी है तो उसको तो फैक्ट्री बनाने में 3 साल लग जाने, तो पे बैक तो उसके बाद शुरू होगा ना। लेकिन अगर छोटा प्रोजेक्ट है, एक छोटी सी मशीन रख के उससे जूते बना के बेचने हैं, तो वो तो 2 दिन में मशीन आ जाएगी, तीसरे दिन जूते बनने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जस स्टैंडर्ड पे बैक का ताल्लुक प्रोजेक्ट के पे बैक का ताल्लुक उसके साइज से होता है, और स्टैंडर्ड पे बैक मेजर करते हुए इन्वेस्टर जरूर उसको ध्यान में रखेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन अगेन हमारे स्कोप में नहीं है, उसके हमारे स्कोप में कैलकुलेशन नहीं है स्टैंडर्ड की। जी कोई और सवाल? अच्छा जी, अब मैं बार बार एक आपको तवज्जो दिलाता रहा था भाई कैश फ्लो का ख्याल रखना है। एग्जामिनर एक हमें यहां पे ना कैश फ्लो की जगह सालाना प्रॉफिट दे सकता है। जैसे ये एक छोटा सा डाटा है, एक छोटा सा डाटा, एबीसी लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्स इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 मिलियन, द प्रोजेक्ट विल हैव अ लाइफ ऑफ 5 years, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 20, मतलब 5 साल बाद प्रोजेक्ट आपका स्क्रैप में कितने का बिकेगा। फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग फोरकास्ट फॉर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट दिए गए हैं। अब यहां पे हमारा जो अलर्ट आना है, रिक्वायरमेंट हमसे कहा गया जा रहा है जी पेबैक कैलकुलेट कीजिए और बताइए कंपनी का बेंचमार्क अगर 4 साल है तो फिजिबिलिटी पे एडवाइस कीजिए। कंपनी का स्टैंडर्ड बेंचमार्क स्टैंडर्ड 4 साल है तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे एडवाइस कीजिए। अच्छा जी, हमें कैलकुलेट करना है पेबैक। हमने कहा जी पेबैक कैलकुलेट करने के लिए हमें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और फ्यूचर कैश रिटर्न्स चाहिए। ये तो भाई काउंटिंग प्रॉफिट है, हमने आंखें बंद करके काम नहीं करना। दिस इज द ओनली ट्रिक जो पेबैक में आपको टेस्ट की जा सकती है। अच्छा, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो बनाना लंबा चौड़ा काम जो सीखा ना, ये 7 वाला वो नहीं है हमारे लिए, सिर्फ ये एक इक्वेशन है, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश। ठीक है जी, या अदरवाइज इसको आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, मतलब इसको दूसरी अंदाज में देखना हो, फिलहाल तो हमें इक्वेशन यही चाहिए हो क्योंकि हमें तो कैश फ्लो चाहिए ना, तो कैश फ्लो जो होते हैं वो प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन है। अदरवाइज रीअरेंज करके आप कह सकते हो कि भाई प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे हुए में है, प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश फ्लो लेस डेप्रिसिएशन। ये कैश फ्लोज पे यहां से मुराद है रेवेन्यू लेस कैश कॉस्ट। सालाना रेवेन्यू कितना आ रहा है माइनस सालाना कैश कॉस्ट कर दो तो ये आपके कैश फ्लो आ जाएंगे सालाना। इसमें से ये नॉन कैश कॉस्ट है, सही है ना। डेप्रिसिएशन क्या होती है? नॉन कैश कॉस्ट। तो प्रॉफिट तो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, कैश फ्लो रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट है और प्रॉफिट कैश फ्लो माइनस टोटल कॉस्ट है। तो भाई कैश फ्लोज हमारे पास अगर अवेलेबल हो जो कि रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट है, इसमें से नॉन कैश कॉस्ट लेस कर देते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। हमारे लिए सिर्फ यही एक बेसिक सा रिलेशनशिप है प्रॉफिट और कैश फ्लो का। हमें कैश 6 के लेवल पे यही रिलेशनशिप टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई फर्दर एडजस्टमेंट हमें कैश 6 में टेस्ट नहीं की जाती। अगर कोई एग्जामिनर अक्सर हमारी कुछ चालाकी लगाने की कोशिश करता है तो लगाएगा तो बड़ी ऑब्वियस सामने रखेगा आपके, कोई स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन यहां पे किसी सूरत नहीं आएगी। अगर कोई एडजस्टमेंट देना चाहेगा तो बिल्कुल सामने रखेगा। ये एडजस्टमेंट वो छुपा भी दे, आपको पता है भाई ये एडजस्टमेंट तो होनी होती। प्रॉफिट और कैश फ्लो का रिलेशनशिप डेप्रिसिएशन है,
आई रिपीट, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट अगर उसने आपसे करवानी है तो वो खोल के आपके सामने रख देगा, वो छुपी नहीं होगी कहीं। सो डोंट बी अफ्रेड कि आपको यहां पे IAS 7 जानने की जरूरत है इस सब्जेक्ट में। बेशक आपको आता भी हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन यहां पे इट विल नॉट बी टेस्टेड। वो अकाउंटिंग का नॉलेज है, अकाउंटिंग में टेस्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब आ जाइए दोबारा सवाल पे। हमें कहा जी हमें एक प्रोजेक्ट जिसकी इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन है और ये उसके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं, हमें इसका पेबैक कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो हमने कहा जी पेबैक के लिए हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें इन प्रॉफिट्स में डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश फ्लोज बनाने हैं। हमें सालाना डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश फ्लोज बनाने हैं। मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है एक्टिविटी का इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये हमारे पास किताब में इसका डाटा अवेलेबल है। मुझे डाटा चाहिए कैश फ्लो की शेप में। मैं इन्वेस्टमेंट और फिर ईयर वाइज 1 2 3 4 5 मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की फिगर अवेलेबल है। मैंने अभी जो बात सीखी, मैं इसमें डेप्रिसिएशन अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कैश फ्लोज की फिगर आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट मेरी ऑलरेडी कैश फ्लो है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं होनी, ये मेरी ऑलरेडी 200 मिलियन का कैश फ्लोज मुझे गिवन है, ऐसा ही है। लेकिन जो सालाना रिटर्न है वो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 25 प्लस इसमें डेप्रिसिएशन हम करेंगे। दूसरी कितनी है जी? 37 30 20 25 45 15। अच्छा जी, अब मुझे इसमें सालाना डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, और बल्कि एक बात और हम यहां लिख रहे हैं, एक रेजिडुअल वैल्यू भी तो है, रेजिडुअल वैल्यू भी है मेरे पास ईयर 5 में, वो सीधा कैश फ्लो है, कितनी है? 20, ये इनफ्लो होती है। मुझे ये सालाना जो रिटर्न्स हैं इनमें सालाना डेप्रिसिएशन ऐड करके ये वैल्यूज लानी है, उसके बाद सवाल वैसा ही हो जाएगा जिससे मैं फेमिलियर हूं। अच्छा, डेप्रिसिएशन में हमें पता है कि दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन यहां पे साइलेंट है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हमारी सालाना डेप्रिसिएशन बनेगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड विद लाइफ। 5 साल लाइफ है ना, तो कितनी आई? 36 36 36 36 36 एंड 36। यहां से कैश फ्लोज हम बना लेंगे जी, कितने बने? 61 73 56 81 एंड 51। लीजिए जी, अब ये डाटा उस शेप में है जिससे हम फेमिलियर हैं। प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट और उसके सालाना रिटर्न्स, और ये है उसके कैश फ्लोज, और ये कैश फ्लोज सालाना बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की वर्किंग बनाएंगे और यहां से पेबैक कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे पेबैक इसका। पेबैक पीरियड में दिस इज द पॉसिबल एडजस्टमेंट इफ क्वेश्चन इज टेस्टेड। वैसे तो मैंने कहा ना पेबैक का क्वेश्चन हमें टेस्ट अभी तक पास में हुआ नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, बट अगर हुआ तो ये पॉसिबल एडजस्टमेंट एक हमसे एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है कि हमें क्वेश्चन में कैश फ्लोज की जगह प्रॉफिट की फिगर दे दे और कहे बताओ जरा पेबैक क्या है। तो हमें ख्याल रखना है हम प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हैं पहले, और फिर हम पेबैक कैलकुलेट करते हैं।
हमारा पे बैक 1 2 3 3 years प्लस, हमारा पे बैक प्रोजेक्ट्स पे बैक इज years बिफोर फुल रिकवरी 3 साल प्लस अनरिकवर्ड अमाउंट 10 ओवर रिकवरी नेक्स्ट ईयर 81 3.12 दो डेसिमल तक रखें इसको, 3.12 years हैं। और अगर इसको मंथ्स में ले जाना हो 1.4 1 month बन जाता है। 3 years and 1 month approximately ये चूंकि हमने राउंडिंग ऑफ कर दी ना यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली 3 years and 1 month आ गया। तो 3.12 years या 3 years and 1 month, ये दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर्स रिक्वायरमेंट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में पे बैक पीरियड मेथड को लेके सवाल? सो इवन कैश फ्लोज के साथ पे बैक कैलकुलेट करना, अनइवन कैश फ्लो के साथ पे बैक कैलकुलेट करना, और डिसीजन रूल दो एंगल से हमने पढ़ा, एक फिजिबिलिटी के लिए और एक कंपैरिजन के लिए, ठीक है जी। और आखिरी चीज हमने सीखी कि भाई अगर कैश फ्लोज की जगह सालाना हमें प्रॉफिट्स दिए जाएं तो कैश फ्लोज को प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी वर्किंग क्या होगी, वो भी हमने देख ली। तो इसके अलावा पे बैक पीरियड में कुछ नहीं है, आगे चल के का सवाल हम देखेंगे पे बैक का मजीद, बट पे बैक पे हमें मजीद काम सीखने को, सवाल करने को नहीं मिलेंगे। और अब बात यह है कि इसमें कुछ सीखने वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। जो बात थी सारी आपके सामने इन 3 4 5 इलिस्ट्रेशन से हो गई है, एक इलिस्ट्रेशन मजीद देख लेंगे। इसके अलावा पे बैक में आपको कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है कि पास पेपर या कोई और चाहे किताबें ढूंढो उसमें से सवाल करने की कोशिश करो, कुछ नहीं है पे बैक में। पे बैक इज वेरी सिंपल। इसके अलावा टाइम लगाओगे तो वो ज्यादती हो जाएगी। हमारे पास काम करने को बहुत है अभी, इसी चैप्टर में अभी हमने बहुत सी चीजें सीखनी है, बहुत से पॉइंट ऐसे सीखने हैं जिन पे यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वहां पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी जान हमने यहीं पे छोड़ देनी, जो क्लास में काम हो जाएगा उसी की रिवीजन तक हमने रहना है, उससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है इस टूल के साथ। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? क्लास में लेक्चर के दौरान को बात समझ ना आए, ऑलवेज हैव करेज एंड रेज योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये बेटा क्लास पार्टिसिपेशन भी आपकी ग्रूमिंग का एक हिस्सा होता है, जो आपके काम आनी है, आपके आगे सबसे पहले तो इंटरव्यूज में काम आ जानी है आपकी, जो आपकी रिक्रूटमेंट के लिए होने हैं, और उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ चलनी है उसमें भी काम आएगी। सो नेवर बी हेजिटेंट while participating in class activity। कोई क्वेश्चन है तो कभी भी शर्म से, झिझक से खामोश ना रहा करें, हमेशा यू शुड हैव करेज टू रेज योर हैंड और क्वेश्चन पूछना, ये आपको करेज करनी चाहिए। ये आपके लिए यकीनन लर्निंग के लिए जरूरी है ही है, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स में इंपैक्ट पर डाल देती है अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है क्लास पार्टिसिपेशन आपके इंटरव्यू के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। मतलब हमारे यहाँ पे तो प्रोफेशनल एजुकेशन में ऐसा होता नहीं है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्लास पार्टिसिपेशन के बाकायदा नंबर होते हैं। मतलब टीचर हर बच्चे को मॉनिटर कर रहा होता है, ग्रेड कर रहा होता है, कौन सा बच्चा क्लास पार्टिसिपेशन में आगे आता है, कौन सा बच्चा सवाल पूछता है, कौन सा बच्चा जिससे सवाल पूछा जाए वो जवाब दे पाता है अच्छे तरीके से, इसको बाकायदा ग्रेड किया जाता है, इसके नंबर लगाए जाते हैं। और मकसद सिर्फ यही है मैं यहाँ पे बताने का, इसको हाईलाइट करना कि ये आपके लिए एक अहम एक्टिविटी है, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जितनी अपनी स्किल्स की इंप्रूवमेंट पे काम करोगे, आप उतना बेहतर प्रोफेशनल बन के इस अदारे से निकलोगे और उतना यूजफुल प्रोफेशनल बन पाओगे उन ऑफिस के लिए जिनमें जाके आपने काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, पेबैक की कहानी खत्म। जैसे मैंने कहा आगे चल के एक सवाल हमारे सामने मजीद आएगा, जब आएगा तो उसको देख लेंगे। फिलहाल हमें जाना है एडवांस टेक्निक्स की तरफ, और एडवांस टेक्निक्स से पहले एक छोटी सी टर्म टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम समझ लें, फिर हम एडवांस टेक्निक्स पे चले जाएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? सुनी हुई यह टर्म पहले? वेरी गुड। तो क्या है जी, कौन बताएगा फिर?
यस सर, यहां से कहीं से आवाज आई थी। यस सर, क्या है जी बेटा? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके कौन बच्चा बोलना चाहता है? इधर से कोई बोल दे भाई। आवाज तो यस सर की यहां से आई थी। चलें कोई बात नहीं, यहां से कोई बताना चाहिए इधर से बता दे जी बेटा। सारे फ्यूचर कैश फ्लोज हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो हम उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात पहले हिस्से में आपने बता दी, वहीं पे खत्म हो जाती है कि मनी की वैल्यू का लिंक टाइम के साथ है। मतलब मनी मीन पैसा जो हमारे पास है, उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू से मराद, पैसे की वैल्यू से मराद उसकी, पैसे की वैल्यू क्या होती है? परचेजिंग पावर। ठीक है, पैसे की वैल्यू से मुराद होती है पैसे की परचेजिंग पावर। सो वैल्यू ऑफ मनी का ताल्लुक टाइम के साथ है। 1000 रुपया आज उसकी वैल्यू क्या है वर्सेस 1000 रुपया आज से 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है? पैसा वही है 1000 रुपया, बट वैल्यू का लिंक टाइम से है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड द जनरल रूल इज मनी लूजेस वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसा जो आपके पास पड़ा हुआ है, हाथ में है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, डे बाय डे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उसकी परचेजिंग पावर उस पैसे की कम होती जा रही है। परचेजिंग पावर पैसे की कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा केस रखते हैं अपने सामने, और इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों एग्जिस्ट करती है, उस पर बात करते हैं। लेट्स अज्यूम आपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए थे आज से साल पहले, 1 साल के लिए। आपने किसी दोस्त को 1 साल पहले से 1 लाख रुपया उधार दिया था 1 साल के लिए। आज साल पूरा हो गया, आज वो दोस्त हैरत अंगेज तौर पे खुद आपके पास आ गया चल के कि भाई साल पूरा हो गया, लाख लिए थे मैंने, लाख मेरे पास है, लेकिन एक दरखास्त है, मेरी दरखास्त है, मजबूर, कोई आप पे मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, कि अगर मुझे 1 साल मजीद आप एक्सटेंड कर दो रीपेमेंट टर्म। उसने दरखास्त की, लीविंग ऑल अदर फैक्टर्स असाइड, सारे फैक्टर्स जो ह्यूमैनिटेरियन हैं, जो इस्लामिक ब्रदरहुड के जो कॉन्सेप्ट उनको हम छोड़ दें, सिर्फ आपको फैसला करना है, या फैसला आपके सामने किया, लाख अभी लेना है या साल बाद लेना है, तो व्हाट इज योर डिसीजन? अभी लेना। ठीक है, हमने कहा जी हमें लाख अभी लेना है, ये हमारा प्योर फाइनेंशियल डिसीजन है, और इस डिसीजन के पीछे वही कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है कि भाई आज 1 लाख की वैल्यू कुछ और है, 1 साल बाद 1 लाख की वैल्यू कुछ और है। वाई? ये वैल्यू का फर्क क्यों है? देयर आर 3 फैक्टर्स बिहाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फैक्टर नंबर 1 जो नॉर्मली बच्चों के जहन में आ जाता है फौरन, इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है जी? राइज इन प्राइसेस। हमने कहा लाख आज का ज्यादा वैल्यू रखता है उस लाख से जो 1 साल बाद हमारे पास आएगा। क्यों? वैल्यू से मुराद परचेजिंग पावर ज्यादा रखता है। क्यों ज्यादा परचेजिंग पावर रखता है? रीजन नंबर 1, देयर इज इन्फ्लेशन। आज चीजों की कीमतें कम है, साल बाद चीजों की कीमतें ज्यादा होंगी, तो उसी लाख में हम साल बाद कम चीजें खरीद पाएंगे। पेट्रोल ले लो, कोई बाइक ले लो, आज 1 लाख की बाइक आ जाती है, साल बाद बाइक 1,10,000 की हो जाएगी। आज 1 लाख में X लीटर पेट्रोल आता है, साल बाद X लीटर पेट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, सो इन्फ्लेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में के पीछे पहली रीजन होती है इन्फ्लेशन। हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं मनी टुडे? बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन। फैक्टर नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट है। तो भाई मुझे आज लाख मिल जाएगा ना, तो मैं उसको लाख को पकड़ के तो नहीं बैठूंगा, उसको किसी कारोबार में लगा सकता हूं, और कारोबार में लगा के उस पर मैं मुनाफा कमा सकता हूं। उसको हो सकता है 1 साल में 1,20,000 कर लूं, मैं 1,30,000 कर लूं, 1.5 लाख कर लूं, मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सो देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, दैट्स व्हाई वी प्रेफर मनी टुडे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पीछे दूसरा फैक्टर, हम क्यों आज पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं बनिस्बत उस पैसे के जो फ्यूचर में आना है, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट है। फैक्टर नंबर 3, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि भाई आज आपके दोस्त के पास फंड्स भी हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी भी है,
और उसकी इंटेंशन भी है, देना चाह भी रहा है, खुदा ना खास्ता साल बाद उसके किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से उसके पास पैसे ना हुए। फ्यूचर इज अनसर्टन, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होगा। आज वो पैसा उसके पास है भी और वो देना चाह भी रहा है, हम उसकी नीयत पे शक नहीं करते जी, छोड़ देंगे, हमने कहा नीयत उसकी साल बाद भी ठीक ही रहेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता कारोबारी नुकसान हो जाता है उसको, कोई उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी अदरवाइज आ जाती है जिसकी वजह से साल बाद उसके पास पैसे ही ना हुए देने को, तो इस वजह से हम कहते हैं पैसा आज, फ्यूचर इज अनसर्टन। तो हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने कहा कि अभी पैसे की वैल्यू आज ज्यादा है फ्यूचर में सेम पैसे की वजह से, वो क्यों ज्यादा है? इन 3 फैक्टर्स की वजह से। 3 फैक्टर्स बिहाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी: इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमने देखा, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा एडवांस टूल्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जो हमें इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं। अब हम यही कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन के बाद डिसीजन मेकिंग के सिनेरियो में दोबारा देखते हैं। डिसीजन मेकिंग का रूल आपने कैफ 3 में पढ़ा था। व्हाट वाज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एनी बिजनेस डिसीजन? प्रॉफिट्स बढ़ाना। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा अंडरलाइंग जो ऑब्जेक्टिव होता था वो होता था जी, हमने कोई भी कारोबारी फैसला करने हैं उसका मकसद हमारा है मुनाफा बढ़ाना। और मुनाफा मैयर कैसे करते थे हम? कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, भाई हम जो फैसला करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है और उस फैसले से बेनिफिट्स क्या है। हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स से प्रॉफिट्स मैयर करते थे, हमारा ऑब्जेक्टिव होता था प्रॉफिट को बढ़ाना। अच्छा जी, इसी टेक्निक के मुताबिक मैं अगर ये इस प्रोजेक्ट पे वही असूल लगाऊं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का, प्रोजेक्ट ए भी हमने देखा था, ये प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट है और ये इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी, ये कॉस्ट होगी और ये इसके बेनिफिट्स हो गए। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कंपेयर किए मैंने, तो मैंने कहा जी कॉस्ट है 90 मिलियन, बेनिफिट्स है 134 मिलियन। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स के असूल के तहत द बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। प्रोजेक्ट फीजिबल है, कर लो, लेकिन यहां पे फिर कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कि भाई हमारे जो बेनिफिट्स हैं ये तो फ्यूचर में आने हैं, ये तो फ्यूचर वैल्यू है, और जो हमारी कॉस्ट है ये तो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दे आर नॉट कंपेरेबल। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए पीछे से बात, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी हमने पढ़ लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने अभी पढ़ लिया कि ये 90 मेरी जेब से आ जाना है और ये 134 मेरे पास अगले 5 सालों में आना है। इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते जी बेनिफिट ज्यादा है प्रोजेक्ट कर लो, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। तो वजह होगी कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू में है, बेनिफिट फ्यूचर वैल्यू में है, इसलिए कंपेरेबल नहीं है। इसका हल फिर हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है? डिस्काउंटिंग हमने सीखी हुई है, हमने डिस्काउंटिंग सीखी हुई है। और डिस्काउंटिंग क्या करती है? फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। यह है जी डिस्काउंटिंग, जो कि फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रही है। तो हमने जो तरीका क्यूएम में सीखा हुआ है वो क्या है कि भाई असूल वही है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का, लेकिन इशू क्या हो जाता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स में। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ये मसला नहीं था, क्योंकि वहां पे आज हमने कॉस्ट लगाई है और कल बेनिफिट आ रहा है, तो उसमें टाइम वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता। टाइम वैल्यू का फर्क पड़ता है जब डिफरेंस कॉस्ट और बेनिफिट में सालों में आ जाए। जब कॉस्ट और बेनिफिट्स में जो डिफरेंस है, गैप है, वो सालों में होगा ना, तो फिर हम कहते हैं भाई अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मसला पड़ गया। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो हमने कैफ 3 में सीखी थी वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे आज फैसला हुआ, आज कॉस्ट लगाई, कल बेनिफिट आ गया, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इधर आ गया है। तो जब टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हमने क्यूएम में बात सीखी थी कि हम इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए डिस्काउंटिंग के टूल का सहारा लेते हैं। डिस्काउंटिंग का टूल क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा तरीकाकार बड़ा सिंपल रहेगा। हम एक टेक्निक जो सीखने जा रहे हैं पहले नंबर पे कि हम
फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये बेसिक कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, जिसको अरेंज किया हुआ है हमने ये डिस्काउंटिंग के लिए। हम इसको इस तरह डिस्काउंटिंग के लिए अरेंज कर लेते हैं, और ये जो फैक्टर है हम इसको 1/1 प्लस आर भी लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट हम क्यूएम से सीख के आए हुए हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के तहत अब हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी एडवांस टूल्स के साथ करेंगे। अच्छा जी, हम एक छोटी सी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं कंपाउंड और डिस्काउंट की। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये छोटी सी जो कैलकुलेशन हैं डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के, फार्मूलाज नोट कर लीजिए आपने कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के। अब इन फार्मूलाज के मुताबिक मुझे ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन जो हैं ये आप ज़रा मुझे करके दिखाइए। ये आपके सामने डाटा आ गया जनाब। इलस्ट्रेशन 3 पेज 4 की बॉटम पे ये डाटा आ रहा है। पेज 4 की बॉटम पे ये डाटा आ रहा है। तो यहाँ से जनाब ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करना शुरू कीजिए कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के बेसिक फार्मूलाज को लेके। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 5 कैलकुलेशंस हैं, आपकी क्लास एक्टिविटी है। क्यूएम में कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग की बेतहाशा एक्टिविटीज़ आपने की हुई हैं, ये उन्हीं की बेसिक सी रिवीजन है। कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू को लेके फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद देती है, और डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू को लेके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद देती है। इलस्ट्रेशन 3, हाउ मच मनी वी विल रिसीव इन 3 years। 3 ईयर में कितना पैसा मिलेगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू मेजर करनी है। इफ वी इन्वेस्ट 100,000 टुडे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 20% पे, तो जनाब हमारा आंसर रहेगा 100,000 इंटू 1.2 रेज़ टू पावर 3, रेज़ टू पावर 3। दिस इज कंपाउंडिंग बेटा, दिस इज नॉट डिस्काउंटिंग। कितनी बनी? 172800। लीजिए जी, हमने यहां पे समझिए, हमें चाहिए क्या, हमें फ्यूचर वैल्यू मेजर करनी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है। तो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, वी डू कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हम क्या कर रहे हैं भाई? कंपाउंडिंग में हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, और डिस्काउंटिंग में हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 3 में हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और हमसे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। हमने प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हमें सिंपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, विच इज फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n। इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 38,000 इन्वेस्टेड फॉर 7 years। 38,000 को 7 साल के लिए इन्वेस्ट करें 5% पे। तो इन्वेस्टमेंट तो आज करते हैं ना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब अगेन ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। 38,000 को 5% पे 7 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 53,470। ये भी फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन थी, सिंपल कंपाउंडिंग की हमने। आज इन्वेस्ट करें तो वैल्यू क्या बन जाएगी 7 साल में। जी किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन समझ ना आए पूछिएगा। ये बेसिक हम कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का रीकैप ले रहे हैं बिफोर मूविंग टू द एडवांस कैलकुलेशंस, एडवांस डीसीएफ टूल्स। एडवांस डीसीएफ टूल नाम के एडवांस है, आपने पढ़ा हुआ है, एनपीवी आयरन पढ़ा हुआ आपने। जी कोई सवाल?
इलस्ट्रेशन 5, व्हाट शुड बी इन्वेस्टेड नाउ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, टू रिसीव 10,000 इन 4 years टाइम, फ्यूचर वैल्यू 10,000 4 साल बाद है। तो जनाब ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r रेज टू पावर n माइनस n, 0.08 रेज टू पावर -4, कितना जी? 7350 या 1? What is the present value of 1,15,000 receivable in 9 years time if R is 6%? तो फ्यूचर वैल्यू 1,15,000 है, प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 1,15,000 1 + R रेज टू पावर -n, 68068 लीजिए जनाब, ये भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक जी? अच्छा, इलस्ट्रेशन 6 तक हम बात रखते हैं, इलस्ट्रेशन 7 पे बात हम कल करेंगे और फिर आगे हम एडवांस टूल की तरफ चलेंगे। जहां तक कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई पूछिए, सिर्फ मैंने आज आपको जो एडवांस टूल में जो बात की है 3 बातें की हैं। एक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया है, एडवांस टूल्स के रेफरेंस से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया गया है, और एडवांस टूल के रेफरेंस से कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशंस आपसे शेयर की गई हैं इन फार्मूला की मदद से, और हम इलस्ट्रेशन 6 तक आज आ पाए हैं। 26/3 को हमारी ट्रांजैक्शन यहां पे क्लोज हो रही है। कोई बात समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। किसी बच्चे के जहन में कोई बात है तो पूछिए। कल हम इलस्ट्रेशन 7 करेंगे और एडवांस टेक्निक्स में डिस्काउंटिंग की मदद से एनपीवी आईआरआर कैसे कैलकुलेट की जाती है उस पर बात करेंगे। एनपीवी आईआरआर सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन हम पहले सीखेंगे, उसके बाद जैसे मैंने कहा एनपीवी आईआरआर तो 2 नंबर या 3 नंबर की कैलकुलेशन होती है। एनपीवी आया 2 नंबर, आईआरआर आया 2 नंबर। मेजर मार्क्स होते हैं डाटा को इस शेप में लाने का। उसके बाद हमारा काम इसकी कैलकुलेशन, इसकी एडजस्टमेंट पे शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है, और फिर वो काफी दिन चलती रहेगी। एनी क्वेश्चन? तो चलें जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे और डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।